आगे बढ़ाएंगे और अब आमंत्रित करेंगे माननीय मंत्री श्री सत्यानंद जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मौका तिथि बेसहारों के सहारा, गरीबों के मसीहा और युवाओं के धड़कन, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री जोआ मांझी जी, माननीय विधायक दीपक बिरवा साहब, माननीय विधायक निर्मल पूर्ति साहब, माननीय विधायक सुखराम उरांव जी, माननीय विधायक दशरथ गगराय जी, माननीय विधायक सोनाराम सिंकू साहब, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष सोरेन जी, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार जी, डीआईजी साहब, जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक चाईबासा, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे साहब, विभिन्न गांवों से, विभिन्न पंचायतों से, गाड़ी से पैदल चलकर आए हमारे भाइयों एवं बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम तीसरा चरण है। 2021, 22, 23 तीसरा चरण शुभारंभ और समापन भी होगा 29 तारीख का। और अभी झारखंड सरकार ने खासकर गरीबों के लिए एक महाविकास के पर महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है। जो गरीब पूर्ववर्ती सरकार में जो 14 से 19 तक सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, जिसको गरीबों को साथ छलने ठगने काम किया, को न्याय नहीं मिला। एक वृद्धा पेंशन के लिए प्रखंड जाना पड़ता था, अंचल जाना पड़ता था, जिला जाना पड़ता था, कई के चप्पल टूट जाता था, कई के जूता टूट जाता था, लेकिन उनके बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि जो गरीब विधवा वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए जो दर दर भटकते हैं, जिनका बात कोई सुनने वाला नहीं है, उसका बात माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सुनेंगे। और पूर्ववर्ती सरकार में टारगेट नहीं होता था। हम लोग किसी को फोन करते थे कि भाई वृद्धा पेंशन के लिए 70 वर्ष उम्र है, उनको पेंशन दीजिए, तो बीडीओ साहब बोले सर टारगेट नहीं मिला है, हम नहीं दे सकते हैं। पंचायत सेवक को भी फोन करते थे हम लोग, कहा कि लक्ष्य नहीं है, जब कोई व्यक्ति डेथ करेगा, मर जाएगा, तब हम वृद्धा पेंशन दे सकते हैं। बताइए कौन कब मरेगा और किसका कब नाम जुड़ेगा। और लेने वाले लाखों लाख लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन सभी का एक सपना था कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद और झारखंड में 23 वर्ष अलग राज्य होने के बाद भी गरीबों को न्याय नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को न्याय देने का काम किया और भारत सरकार ने कहा कि 2022 तक सभी को पक्का मकान देंगे, लेकिन 23 भी पार होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, एक भी आवाज नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम किसी को इंतजार नहीं करेंगे, राज्य मेरा है, संभालना मेरा है और विकसित करना मेरा है। जितने झुग्गी झोपड़ी में हमारे बुजुर्ग, हमारे महिलाएं जो निवास करती है, वैसे लोगों को हमने अब वो आवाज देकर सभी को मकान दे करके सभी को
शिफ्ट कराने का काम करेंगे। उसमें किचन भी है, शौचालय भी है, कमरा भी है। ये सरकार का बहुत बड़ा एक अभियान है। इसके साथ कपड़ा, रोटी, मकान, कपड़ा भी सोना सोवरन योजना के तहत धोती भी मिल रहा है, लुंगी भी मिल रहा है, साड़ी भी मिल रहा है। आप बहुत ऐसे गरीब थे जिनका राशन कार्ड नहीं था। 4 भाई है तो एक भाई का राशन कार्ड है, 3 भाई में लड़ाई हो रहा है कि मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है। किन्हीं को आधार कार्ड का जरूरी है, किन्हीं को पैन कार्ड का जरूरी है, किन्हीं का लेबर कार्ड का जरूरी है, किन्हीं जॉब कार्ड का जरूरी है, किन्हीं को उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन इस शिविर के माध्यम से आपका जॉब कार्ड भी मिल रहा है, लेबर कार्ड भी मिल रहा है, अन्य जो जरूरत सामग्री वो भी मिल रहा है। ये सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि और गरीबों के लिए बहुत एक लाभकारी योजना है। और सरकार ने और कई योजनाएं चलाई है जिसमें सभी को जुड़ करके लाभ लेने की जरूरत है। क्योंकि भारत सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे और सबको सस्ते दर पर जो खाने पीने की सामग्री है उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। लेकिन सरकार उनकी बनी 2014 में पेट्रोल 58, डीजल 52 और गैस 400 रुपये था। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, अभी 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ, डीजल के दाम 100 रुपया पर, पेट्रोल 100 पर और 400 के गैस 1200 पार हो गया। और जो भी खाने पीने के सामग्री सभी में दाम बढ़ाने का काम किया, यानी कोई भी किसी तरह का राहत नहीं मिला। अभी चल रहा है विकसित भारत यात्रा, आज 17 से ही शुरू हुआ है। विकसित भारत में क्या है, पूरे प्रखंड, पूरे जिला, पूरे गांव, किसी भी समाज में जाइए तो एक भी योजना उनका न प्रखंड में है, न जिला में है, न पंचायत में है। अब तो ये भी कह सकते हैं कि उनका जो जितने सांसद हैं, जो आदर्श ग्राम योजना के सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन गांवों का चयन किया गया था, उन गांवों में आप जाइए, देखिए जहां उनके सांसद है वहां न कुआं बना, न चूहा बना, न वहां बिजली है, न पानी है, न किसी तरह कोई सुविधा है। उसके बाद भी आदर्श ग्राम योजना, मॉडल विलेज, तो ये पूर्ववर्ती सरकार थे, झूठ की सरकार थे, लूट की सरकार थी, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन की सरकार थी। और हमारी जो सरकार है जो कहती है वो करती है। और किन्हीं गरीब को न जिला जाना पड़ता है, न प्रखंड जाना पड़ता है, न अंचल जाना पड़ता है। सभी को घूम घूम करके माननीय मुख्यमंत्री जी जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सभी संसाधन आपके बीच उपलब्ध करवा रहे हैं। और पहले रजिस्ट्री होता था तो मोटेशन के लिए सभी के अंचल में चक्कर करना पड़ता था, किसी को पैर टूट जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन मोटेशन होगा, 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिक आपको मोबाइल में आ जाएगा कि हमारा मैसेज कि हमारा मोबाइल ऑनलाइन जो है सो मोटेशन हो गया। ये बहुत बड़ा एक सरकार की भी उपलब्धि है। इसके साथ साथ और की योजनाएं हैं जो आपके सामने हैं। पूर्ववर्ती सरकार में न साइकिल मिलता था, न गाय मिलता था, न बकरी मिलता था, न ट्रैक्टर मिलता था, न बोलेरो मिलता था, न स्कॉर्पियो मिलता था। अभी जो भी वितरण हो रहा है आपके सामने हो रहा है। और सरकार का जो लक्ष्य है कि गरीबों को हर तरह की सुविधा देना है, जो आवश्यकता जो जरूरी है उसको उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके सरकार में लाभ उठाइए। और खासकर श्रम विभाग के विषय में आपको विषय बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जैसे महामारी पूरे देश, पूरे प्रदेश में आग की तरह फैला। जब हाट बाजार बंद हुआ, कोविड लॉकडाउन लगा, तब पता चला कि कोविड-19 क्या है, हमारा मजदूर कहाँ है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे थे, उनको घर आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों को कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप जहां वहां रहिए, आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और आपको डीबीटी के माध्यम से सभी को माननीय मुख्यमंत्री ने पैसा भेजने का काम किया। और सशरीर सभी को बस से, प्लेन से, ट्रेन से लाकर घर तक पहुंचाने का काम किया।
श्रम विभाग मजदूरों के लिए पूरा बेहतर तरीके से कोविड-19 में काम किया है। समय कम है, हमारे कई माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी को बोलना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, चाहे भाषा के भाइयों बहनों का था माननीय मुख्यमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार, चाहे भाषा के भाइयों बहनों के था माननीय मुख्यमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार। पलक भी थी आपके एक झलक पाने का बेकरार, पलक भी थी आपके एक झलक पाने की बेकरार। माननीय मुख्यमंत्री के आने से आई कुछ ऐसी बहार, माननीय मुख्यमंत्री के आने से आई कुछ ऐसी बहार, हर लाभार्थियों को मिलेगा खुशियों का बेशुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आज इसी मंच में झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और इस क्षेत्र के अनुभवी लोकप्रिय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय विधायक श्री दीपक बिरुवा जी, माननीय विधायक श्री नीरल पुर्ती जी, माननीय विधायक श्री दशरथ गगराई जी, माननीय विधायक श्री सुखराम ओराव जी, माननीय विधायक सोनाराम सिंकू जी और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी और जिला परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन जी, प्रमंडलीय आयुक्त डीआईजी, जिले के डीसी, एसपी और विभिन्न विभाग के पदाधिकारी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं दो चार बात अपनी सरकार के कार्यकाल में जो हम लोगों ने किया है वही बात को रखना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार 29 तारीख दिसंबर का करीब करीब 4 साल का हम लोग कार्यकाल अपना पूरा कर लेंगे। इन 4 सालों में हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार इन 4 सालों में क्या क्या किया है और विगत दिनों में झारखंड बनने के बाद लगातार दूसरी सरकार रही और वो सरकार ने आपके लिए क्या क्या काम किया है, ये दो बातें रखकर मैं अपने विचारों को समाप्त करना चाहिए। अब जनता है, अब जनता ने आप ही तय करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। ये सब जो है लोकतंत्र में आपका अधिकार दिया है। जहां तक हम आपको कहना चाहते हैं कि जो मुझे याद है कि 2000 में अलग राज हमारी बनी और अलग राज मानने के बाद इस राज का जो नींव होना चाहिए थे ये कमजोर बनी। दूसरे राज्य जब अलग हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़
उसको अगर हम तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होती है और झारखंड के लोगों को भी एहसास होनी चाहिए, जो सरकार बनी थी वो कमजोर सरकार, जो ये नींव डालना था, जिस चाहत के साथ झारखंड राज बनी थी, और राज का नींव उन समय उन सरकार नहीं रख पाई थी। हमारी सोच, हमारी विचार इस झारखंड राज को अलग करने के लिए हमारे दिशम गुरु जी ने, हमारे सभी लोगों ने यहां प्रयास किया और झारखंड राज अलग बनी। और झारखंड राज अलग बनने का एक हमारी सोच और एक विचार थी, हमारे पूर्वजों की थी, हम लोगों का था, वो विचार और सोच हम पूरी नहीं कर पाए। हमारी भी सोच यही रही कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले और झारखंड के भाग्य विधाता हमें, यही सोच और विचार के साथ झारखंड नई राज का उपज हुई थी। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। हमें और क्या बताएं, लगातार विधानसभा में बाहर और भीतर रहने के मौका मुझे मिल रहा है। जोबा मांझी जी यहाँ पर है, आपके कुछ विधायक जो है मेरा साथी रह चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी के लोगों के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहे। गठबंधन सरकार बनने के बाद हेमंत जी का नेतृत्व में 2 साल लगातार हम लोग कोरोना काल में झेलते रहे, कोरोना महामारी से झेलते रहे। लेकिन इतिहास गवाह है, आने वाले दिन में कोई भी सरकार, कोई भी आदमी सर्वेक्षण करके देखेगा तो निश्चित तौर पर झारखंड की सरकार, हेमंत जी की सरकार, उस कोरोना काल में एक भी आदमी को मौत के मुंह में बगैर खाए हुए और बगैर सेवा हुआ के मौत की आगोश में समाने नहीं दिया। हर घर में अनाज पहुंचाने की काम किया, बाहर जो मजदूर भाई बहन थे सारे लोग को लाने की काम किया, मरहम पट्टी देने की काम किया है। और नई सोच और विचार के साथ नई नई योजना लाकर लोगों के बीच में देने की हमारी झारखंड की सरकार ने किया, हेमंत जी की सरकार ने किया। और वो उपलब्धि अगर हम गिनाए तो लंबा चौड़ा मेरे फीस होगा। लेकिन कुछ बातों को रखकर मैं बातों को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार आने के बाद नई नई योजना को लेने की कोशिश हम लोग किए। कोरोना काल में जब हम लोग योजना लिया जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने कुछ योजना लिए थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाहर रोजगार करने के लिए विदेश जाते हैं और फिर घर आते हैं, लेकिन उस बार जब आए थे खाली हाथ आए थे, उसे रोजगार भी देना था हमें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में ग्रामीण विकास ने एक नहीं 5 नई योजना चलाने की काम किया। और वो योजना के तहत हम गांव के लोगों को रोजगार देकर उसका जीवन स्तर को बेहतर बनाने की हम लोगों ने कोशिश किया है। मनरेगा के तहत गांव गांव में वो तालाब खोदने के काम और जेएसएलपीएस के माध्यम से हर जो हमारी सखी मंडल के बहन था सेलेब के माध्यम से उसे पैसा देकर उसके आर्थिक हालत को हम लोग बेहतर बनाने की काम हम लोग ने किया। उसके बाद लगातार नई नई योजना हम लोग ने यहाँ पर लॉन्च किया है, जो इतिहास गवाह रहेगी कि हम लोगों ने जब देखा गांव में 2021 में सरकार आपकी दौर की योजना के हम लोग ने शुरुआत किया। उस समय 35 लाख जो है आवेदन आया था, देखा गया था हजारों हजार आवेदन था। वैसे बूढ़े, वैसे गरीब, वैसे विधवा, वैसे विकलांग को जो इसका निराकरण किसी भी सरकार इसके पहले नहीं कर पाई थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक ही दिन में बैठकर ये सरकार निर्णय लिया कि हम लोगों ने यहाँ के तमाम वैसे लोग जो 60 साल के ऊपर, जो बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, हमारे बहन माँ जो है उसको हम रोजगार देंगे। हम वैसे औरत को विधवा पेंशन देंगे जब उनके शौहर की मौत हो जाती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 24 साल का हो, उसको हम देंगे। जो सरकार पहले की सरकार ने जो नियम बनाया था कि हम 40 सालों में जो होगा उसी विधवा को हम देंगे, हम लोग की सरकार ने उसको हटाकर बोले कि नहीं, मौत की कोई समय नहीं होता है, क्षण नहीं होता है, कभी भी हमारी बहन विधवा हो सकती है, इसीलिए जब मरेगी उसके बाद ही उसको पेंशन दिया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे को गोदी में लाकर बोलते थे कि मेरा बेटा विकलांग है, वो भी खाने पीने लगा है, लेकिन इसके लिए तो कुछ कीजिए। हमारी सरकार ने, हेमंत जी ने निर्णय लिया है कि 5 साल से ऊपर जो भी बच्चे विकलांग होगा उसको पेंशन दिया जाएगा। इसी तरह लगातार
हमारी सरकार ने एक नहीं अनेक काम किया। हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के काम हमारी सरकार ने किया है। आज आप देखते हैं कि जब हमारी पहले की जो सरकार थी, आप लोगों ने देखे होंगे, जो बस नई नई सड़क की अपना काम लेते थे, लेकिन जो विगत दिनों में पुरानी सरकार जो भी विधायक वहां पर बना कर गए थे, उसके पीछे घूमकर कोई नहीं देखता था। इसका नतीजा क्या? एक तरफ हम सड़क बना रहे थे, दूसरी तरफ तो हमारी सड़क टूट रही थी, लेकिन कोई इसका जो है संज्ञान लेने वाला नहीं थी। हमारी सरकार आने के बाद, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास के तहत हम लोग ने फैसला लिया कि हमारी ग्रामीण सड़क नए भी बनाएंगे, और जो 10 साल 20 साल पहले 5 साल पहले जो सड़क टूट गया है, जो आने जाने की दिक्कत है, वैसे सड़क भी हम लेकर बनाएंगे, और उसके लिए काम हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने, गठबंधन की सरकार ने यह भी निर्णय लिया। आज गांव के लोगों के पास, सभी के पास साधन नहीं है, साधन की कमी है, लेकिन वैसे लोग, वैसे गरीब, वैसे स्कूल के बच्चे, वैसे हॉस्पिटल जाने वाले लोग, उनके लिए योजना बनाया है, और वो योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के तहत। वैसे लोगों को, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों को, लोगों को शहर की ओर, हॉस्पिटल की ओर, स्टेशन की ओर, कॉलेज की ओर, ब्लॉक की ओर ले जाने के लिए व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। मैं बोलने से तो बहुत लंबा हम बोलेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी भी हमारे पास करीब करीब साल भर बचा हुआ है। हम यही यहाँ की जनता से अपील करना चाहेंगे, हमारे पास एक नहीं अनेक योजना है, और उस योजना के तहत सार्वजनिक विकास के लिए हम तत्पर है। मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जो इतिहास जो अभी हाल की है कि माननीय मुख्यमंत्री एक बच्ची को पूछा, ये तुमको फूलो झानो किशोरी योजना के तहत तुम्हें कोई पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? सारे लोग ने कहा, एक बच्ची ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नहीं मिल रहा था। कारण यही था कि उस परिवार में, उस घर में 2 बहन को मिल रही थी और एक बहन को नहीं मिल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात को संज्ञान लेते हुए कल अब जो है कैबिनेट में इस बात को ही क्या, एक घर में अगर 3 बच्ची रहता है और तीनों पढ़ाई करता है तो तीनों को दिया जाएगा, 4 को दिया जाएगा, 5 को दिया जाएगा। इस बात को इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने इन बात को संज्ञान लिया और तुरंत कैबिनेट में लाकर वो पारित किया। यही होता है जनता के बीच में रहकर जो सरकार जनता की बात और जनता की दुख और दर्द को सुनकर अपना काम को अंजाम देने का काम करता है। वैसी सरकार आपके लिए, इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ ये तमाम हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाइयों, हमारे माताएं, सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी सरकार आपके लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि हम आपके लिए जब तक हमारी शरीर में खून रहेगा आपके लिए काम हम करते रहेंगे, और इस क्षेत्र के लोगों के चेहरा पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। यही आशा और भरोसा के साथ आपका सहयोग हमें मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोग को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी खुशहाली के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर आप सब खुश हैं तो एक बार अपने अपने प्रमाण पत्रों को जोर से हवा में हिलाकर बताइए, और बाकी लोग सभी जोरदार तरीके से
दोनों हाथ उठाकर, हाथ दोनों उठाकर तालियां बजाकर दिखाइए आप खुश है कि नहीं। बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए और इन्हीं तालियों की गूंज के बीच अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए। जोरदार तालियां। सोबेन को जोहार। आज फिर से चाईबासा के ये वीर भूमि पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के इस पड़ाव में आपके मंझारी प्रखंड में हम लोग आए हैं और इसमें हमारे साथ उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे सामाजिक राजनीतिक दल के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे मानकी, मुंडा, डकुआ सभी और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान हमारे विधायकगण, मंत्रीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यहां पर काफी सारे सम्मानित सदस्यों ने आपको लगभग सभी बातें बताई है। हम लोग चूंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र भी चल रहा है, व्यस्तम कार्यक्रम के बीच भी हम लोग गांव से हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं और उसी परिणाम स्वरूप हम लोग सरकार बनाने के वक्त से ही गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला तक जहां कभी हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ना सरकार की आवाज जाती थी, ना सरकार की योजना जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, वहां अब गांव-गांव, पंचायत-पंचायत सरकार की नजरें भी जा रही है, सरकार की योजना भी जा रही है और सरकार की आवाज भी जा रही है। आपको मालूम है कि ये योजना और ये शिविर, ये तीसरा चरण का शिविर है। अभी सिर्फ मंझारी में ही हम लोग एकत्रित नहीं हैं और मंझारी में ही इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं। पूरे राज्य के अलग अलग पंचायतों में शिविर लगे हुए हैं और उन पंचायतों में इसी तरीके का भीड़ उमड़ा है और उन पंचायतों में हमारे ग्रामीण भाई, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे छात्र छात्राएं उन शिविरों में लगे स्टॉलों में अपने लिए योजना ढूंढ रहे हैं। और जब हमने सरकार बनाया था, उससे पहले ही चुनाव के दौरान हमने ये कहा था कि जो हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची से नहीं चलेगा, ये सरकार हमारे गांव देहातों से चलेगा। और आज 2021 में एक बार ये शिविर लगा, महीने भर तक ये शिविर चलते रहे पूरे राज्य में। 2022 में भी ये शिविर लगाए और अब 2023 में
2021 में हम अपने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल उलीहातू से हमने शुरू किया था और ये 2023 का शिविर जो है ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के वीरभूमि से शुरू किया था और ये 29 तारीख तक अभी और चलेगा। हमारे सरकार बनने के बाद तो ठीक से हम लोगों ने कुर्सी भी नहीं संभाली, कोरोना जैसा महामारी हम लोगों को घेर लिया और वो कैसा दिन था ये दोहराने का जरूरत नहीं है। ऐसा महामारी देश आजाद होने के बाद से पहली बार देश ने देखा और ऐसी महामारी ना जिसका कोई पहचान, ना जिसका कोई दवा, ना कोई इलाज, किसी को भी नहीं पता था। पूरा दुनिया इस संक्रमण से घिर गया और नतीजा ये हुआ देश ठप हो गया, पूरा दुनिया घूमने से रुक गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, स्कूल कॉलेज सब बंद। मजदूर लोगों को भी मजदूरी नहीं मिलने लगा। हमारा तो और भी बुरा हाल इस राज्य का हो गया कि इस राज्य में लाखों लोग अलग अलग राज्य में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कोई 7 समुंदर पार रोजगार करने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता था। उन लोग भी लॉकडाउन में फंस गया और सबको अपने अपने राज्यों में जहां जहां लोग काम कर रहा था वहां से निकाल दिया गया। अब वो लोग अपना घर भी वापस आने की स्थिति पे नहीं थे और हम लोगों के साथ भी पूरा देश लॉकडाउन होने की वजह से उनको लाने में भी बड़ा हमें चिंता हुई कि कैसे लाया जाए। जब हमें ये खबर आने लगी कि बड़े पैमाने पर मजदूर अपने घर की ओर कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई पैदल चल पड़ा है, बाल बच्चा समेत जो परिवार के साथ गया है पूरा परिवार वापस आ रहा है। कई लोग इस यात्रा में बीच रास्ते में मरने लगे, महिलाएं बच्चों को सड़क पर जन्म देने लगी और ये ऐसा खबर सब सुन सुनकर एकदम हम लोग परेशान होते रहे। अंतोगत्वा हमने पूरी ताकत के साथ भारत सरकार को अपनी जिम्मेवारी पर हमने दूर दराज इलाकों में फंसे मजदूरों को जहां बस मिला बस से, जहां ट्रेन मिला ट्रेन से, जहां हवाई जहाज मिला हवाई जहाज से अपने मजदूरों को ढो करके अपने गांव पहुंचाने का काम किया था। और इन 1.5 साल ने हमें बहुत सिर्फ और सिर्फ कैसे इस महामारी से हम बचे और अपने राज्यवासियों को बचाएं, इसी पर हम लोग चिंतित रहे। अगल बगल राज्य में कोरोना में तो ऐसा लोग मरा जैसे बीमारी किसी मुर्गियों में जो बीमारी आती है एक साथ सब मुर्गी मर जाता है, वैसा लोग मर रहा था। लेकिन हम लोगों के राज्य में ऐसे हमने होने नहीं दिया क्योंकि 24 घंटा हमारी सरकार राज्य की जनता पर नजर रखी हुई थी। और इस दौरान इतने चुनौती भरे समय भी जब हमारे अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, उसके बावजूद भी यहां पर कोई हम अफरा तफरी नहीं होने दिए और आज इस कोरोना के जंग की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। आज आप लोगों के बीच में इस राज्य की जनता के सेवा करते करते कोरोना के समय में भी मंत्री इधर उधर घूमते थे मना करने के बावजूद भी, इसीलिए आज हमारे 2 मंत्री हम लोगों से अलग हो गए।
लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। जो वादा किया उसके अनुरूप 2021 जब ये कोरोना का बादल छटने लगा तो हमने आपके लिए जो योजना बनाई थी और जो गांव की समस्या थी उसको जानने के लिए 2021 में हम लोगों ने महीने भर का शिविर लगाया, अलग अलग पंचायत गांव में। जहां गाड़ी नहीं जाता था, सड़क नहीं था, रोड नहीं था, वहां पर बैलगाड़ी से, वहां ट्रैक्टर से, वहां मोटरसाइकिल से हमारे पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर ढो ढो करके उस कैंपों में बैठा रहता था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहला जब हम लोगों ने शिविर लगाया तो गांव से हमारा पास लगभग 35 लाख आवेदन आए। दूसरा शिविर लगाए तो 50 लाख से अधिक, 55 लाख के लगभग हमको आवेदन आया। इतना आवेदन देखने के बाद हम लोगों ने भी सर पकड़ लिया कि भाई राज अलग हुआ, 20 साल हो गया, इतना समस्या कैसे गांव में अभी तक पड़ा हुआ है। क्या क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने 20 वर्षों में, इसका मतलब स्पष्ट था कि विगत 20 वर्षों में ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था, जिला कार्यालय काम नहीं करता था, और नतीजा ये था कि करोड़ों करोड़ों समस्या आज के दिन में भी गांव में पड़े हुए हैं। आज आपकी उन आवेदनों के माध्यम से हमें गांव की वास्तविक स्थिति का पता चला और उसके बाद जो हमने कार्य योजना बनाया, और वो सभी कार्य योजना अगर आप देखेंगे, यहां पर जितना भी स्टॉल लगा हुआ है उन सभी स्टॉलों में हमने ऐसी योजना बनाई है कि अगर उन योजनाओं को हम धरातल पर मजबूती से उतार पाए और आप लोगों ने इसका लाभ लिया तो निश्चित रूप से आने वाला जो गांव में जो गरीबी है, गांव में जो पिछड़ापन है, वो सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आज इस राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 80%, 100 में 80 लोग गांव में रहता है। आज इसीलिए ये राज्य तभी आगे बढ़ेगा, तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। और आज सभी योजना किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, कम पढ़े लिखे हमारे नौजवानों के लिए, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बनाई है। आज हमारे गांव में, हमारे राज्य में रोजगार की घोर अभाव की वजह से दूसरे राज्यों में पलायन करते थे लोग, और ये इस राज्य को, राज्य अलग होने के बाद हमें सरप्लस बजट के साथ राज मिला था। हमारे विपक्षियों ने सरकार चलाना शुरू किया 20 वर्षों तक, और इस सरप्लस बजट को घाटे का बजट में पहुंचा दिया। यहां का जमा पूंजी लूट लिया और इस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। आज ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़े राज्य का मतलब होता है राज्य में सबसे अधिक गरीब लोग, राज्य में सबसे अधिक मजदूर लोग, यहां का शिक्षा का व्यवस्था का चरमराना, स्वास्थ्य का व्यवस्था का चरमराना, रोजगार का अभाव होना, लोगों की आमदनी नहीं होना, और यही सब के कारण से राज्य पिछड़े जगहों पर चला जाता है। ये राज्य तो 20 साल हुए जन्म हुए। जब ये जन्म हुआ था, मजबूत और तंदुरुस्त जन्म हुआ था, सरप्लस बजट लेके आ गया, लेकिन 20 वर्षों ने हमारे विपक्ष के लोगों ने
इस बच्चे को बीमारू राज बना दिया। अभी 1-2 साल के बाद ये राज 25 साल का हो जाएगा। आज 23वां साल है। 1 साल 24 के बाद 25वां साल का हो जाएगा ये राज। 25 साल का मतलब युवा राज। आज इस राज को 25वें साल में इतना मजबूत हो जाना चाहिए था कि इस राज की हर चुनौती, हर जिम्मेवारी अपने कंधे में उठा लेना चाहिए था। लेकिन आज बड़े सुनियोजित तरीके से हमारे विपक्ष के साथियों ने, डबल इंजनों ने मिलकर इस राज के खून को चूस लिया। हमारे खनिज संपदाओं को लूटकर, और यहां पर जो लाखों कर्मचारियों को जो हम तनख्वाह देते हैं आपकी सेवा करने के लिए, उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा के लिए लगा दिया। और आज नतीजा है, करोड़ों करोड़ों समस्या आ रही है। आज ये शिविर खत्म होगा और कितना आवेदन आएगा ये शिविर खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज हमने पूरे वादों के साथ जो कर्मचारी जिनको हम तनख्वाह देते हैं आपकी सेवा के लिए, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी हो, जिला का कोई कर्मचारी हो, डीसी हो, एसपी हो, सभी लोगों को राज्य की जनता का सेवा करना उसकी कर्तव्य और जिम्मेवारी है। आज उसी अनुरूप हमने ये तय किया कि ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, एयर कंडीशन कमरे से नहीं, गांव से चलेगा। और 20 साल में पहली बार पदाधिकारी आपके गांव गांव, दरवाजे दरवाजे में घूमकर शिविर लगाकर आपके छोटे बड़े समस्याओं का समाधान कर रहा है। इन शिविरों के माध्यम से हमने सूची बनाई कि कौन सा काम पहले करना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लंबा फहरिस्त हमने बनाया। और हमने इसके साथ पहली चुनौती को हमने इस राज के, जो इस राज का जन्म, इस राज के अलग होने का बाट जो रहे, इस राज को अलग करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। लोग जो जवान थे, बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने अपना बचपन, जवानी इस राज के लिए दिया, आज उन सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का सर्वजन पेंशन हम लोगों ने लागू किया। आज हमारे राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग 60 साल का नहीं बचा है जिसको पेंशन नहीं मिलता है। मुझे जानकारी मिली है लगभग 1,30,000 हमारे इस गांव चाईबासा जिला में पेंशनधारी है, और जिसमें 50,000 सिर्फ महिलाओं को पेंशन मिलता है। आज डिबरी और टॉर्च लगा के भी गांव में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बिना पेंशन का नहीं आ पाएंगे। और 2019 के पहले का दिन देखिए, कितने लोग भटकते थे पेंशन के लिए ब्लॉक कार्यालय, दलालों के बीच में। और आज लोग जो 58 साल का हो गया है, 59 साल का हो गया है, वो दिन गिन गिन करके जी रहा है कि कैसा मेरा 60 साल पूरा होगा और हमको तुरंत पेंशन मिलेगा। आप कोई दरखास्त नहीं, कोई दलाल नहीं, आपको अपना प्रमाण पत्र लेके जाना है और ब्लॉक ऑफिस पदाधिकारी के पास पटकना है। 5 मिनट में आपका पेंशन का कार्ड बनेगा। ये हमने आपके लिए आदेश दिया है। कोई आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता। विधवा महिलाओं का भी वही हाल, परित्याग महिलाओं का भी वही हाल। विधवा महिला को बेचारा 40 साल के बाद पेंशन मिलता था। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन आज हमने बनाया विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है, कोई नहीं भी होता है, कोई शादी के 6 महीने के बाद भी हो जाता है। इसलिए हमने कानून बना दिया कि 18 साल के बाद जो भी विधवा महिला होगी सबको पेंशन देने का काम हो।
और परित्याग भी एक बहुत बड़ा, गरीबी क्या ना करा दे। इतना गरीबी हमारे राज्य में है कि सोचकर दिल घबराता है। आज उस गरीबी से हम आपको बाहर निकालने का हर प्रयास कर रहे हैं। इतना गरीब लोग कि अपना पेट भी नहीं पाल सकता, अपना परिवार भी पाल नहीं सकता। कई लोग ऐसे हैं जो अपना बाल बच्चा पत्नी को भी छोड़ देता है। उन महिलाओं को भी आज पेंशन दे रहे, विकलांग सभी को पेंशन दे रहे, और उसके बाद गरीबों का जो कहर है सबसे अधिक हमारे आने वाली पीढ़ी को सजाने संवारने वाली बच्चियों पर गिरता है। हमारे गांव देहात में गरीबी इतना है कि घर में बाल बच्चा अधिक है, लड़कियां अधिक है, तो 8वां 9वां पढ़ती नहीं है, बेचारा उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और शादी ब्याह करके ससुराल भेज दो, बोझा घट जाएगा। हम सभी माँ बापों को विनती करते हैं, अब बेटियां बोझ आपकी नहीं बनेगी, आप बेटियों का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी, ये हमने संकल्प लिया है। आज हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना शुरू किया है, जिसमें आज पूरे राज्य में लगभग 8 लाख बच्चियों को इससे हमने जोड़ा है। और अभी अचानक मुझे इसी दौरान में, इस कैंप के दौरान में पता चला कि कानून बन गया है 2 बेटी के लिए। और इस पर हमने कल के कैबिनेट में मोहर भी मार दिया है। और अब आने वाला समय में आप लोग पढ़ाई छोड़िए मत, और बेटी अब हमेशा अब इंजीनियर भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, वकील भी बनेगी, पत्रकार भी बनेगी। अभी सभी 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे, जो यहां पर आप लोग के लिए स्टॉल भी बना हुआ है। आप लोग उस क्रेडिट कार्ड को बनवाइए। आने वाला समय में आपको पता है, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपया खर्च होता है। और आज हमारे आदिवासी भाइयों के पास कितना लाख रुपया है जी बैंक में, बोरा भर के, और बैंक वाला के पास मांगने भी जाओगे तो 1 रुपया भी नहीं देगा। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम अब बैंकों के सहारे नहीं इन बच्चों को छोड़ेंगे, सरकार इसकी जिम्मेवारी उठाएगी। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया भी खर्चा होगा तो सरकार आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। और उसमें कुछ आपको जमीन गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, गाय बकरी बेचने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 11वीं 12वीं पास होना जरूरी है और आगे पढ़ने की इच्छा शक्ति हो। जिस कॉलेज में आप जाएंगे, जब तक आपका डिग्री आपको नहीं मिलता, सरकार को पैसा भी आपको वापस नहीं करना है। डिग्री मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तब आप सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस देंगे। सभी छात्र छात्राओं, तो अब कहां से बोझ बनेगी हमारे यहां? अब यहां तो छोड़ो, इस देश के प्रतिष्ठित कॉलेज के अलावा अब हमारे बच्चे विदेश भी अगर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आज इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा के लिए हमने कानून बनाया है। अब हमारे बच्चे
विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है और कोई गारंटर नहीं लगता। हमारे चाईबासा से भी बच्चे गए हैं विदेश में पढ़ने। डीसी साहब बताइए, चाईबासा का बच्चा कितना गया है बाहर पढ़ने? नाम दो। 4 गो बच्चा हमारा यहाँ चाईबासा से गया है विदेश में पढ़ने के लिए, और करोड़ों रुपया खर्चा होता है और कोई बंधक नहीं लेते हैं और सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ता है। कभी कोई सपना नहीं देखता था हमारा आदिवासी दलित पिछड़ा का बच्चा। आज पूर्ववर्ती सरकार और हमारी सरकार विगत 4 सालों में, और उसमें कोरोना जैसा महामारी, उसमें सुखाड़ जैसा स्थिति को भी हम लोगों ने देखा, और इस परिस्थिति में भी हम लोगों का कोई कदम रुका नहीं, हर कदम को मजबूती से उठाए। 2020 से पहले कभी कोई पदाधिकारी गांव जाता था? बताइए, पहले कोई पदाधिकारी गांव जाता था? अभी गांव में शिविर लग रहा है। शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वाह! और हम आपको वादा करते हैं, जब तक आपका ये भाई, बेटा, दादा, चाचा, काका जो भी है, जो भी आप हमको मान लीजिए, जब तक हम रहेंगे, अब सरकार के सभी पदाधिकारी आपके दरवाजे ठकठकाते हुए नजर आएंगे। जैसे हम लोगों का दिवाली का इंतजार करते हैं, दशहरा का इंतजार करते हैं, ईस्टर का इंतजार करते हैं, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, ईद का इंतजार करते हैं, अब ये शिविर, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, अब ये हर साल लगेगा और गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में लगेगा। अब ये बंद होने वाला नहीं है, अब ये बंद नहीं होगा। और अब हमारा इस राज्य में बहुत सारे गांव के लोग शहर भी नहीं देखा है, बहुत सारे लोग ना ब्लॉक देखा, ना बीडीओ को देखा, डीसी एसपी तो दूर का बात है। कौन है कौन नहीं है, बेचारे दलालों के माध्यम से ही सारा काम करना पड़ता है। आज शहर और गांव एक समान रूप से जुड़ाव में जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने इस राज्य में गांव के लगभग 15,000 किलोमीटर बनाने का ग्रामीण सड़क का निर्णय लिया है। और आज गांव गांव में बसें चलेंगी। हमको जो पता चला है, चाईबासा में 4 बस खरीदा गया है। आज यहाँ जगह का अभाव में उस बस को नहीं लाया गया है, यहाँ 4 बस खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसमें लिखा हुआ रहेगा, और वो बस शहर में नहीं, गांव से होते होते, घूमते घामते शहर आएगा जाएगा। और उस बस के अंदर हमारे आंदोलनकारी, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग, हमारी महिलाएं और हमारे छात्र छात्राएं फ्री में सफर करेंगे। कोई महिलाओं को पैसा नहीं लगेगा, कोई बुजुर्गों को नहीं लगेगा। तो इसलिए, क्योंकि आज बहुत सारी बातें आती है, किसी को सब्जी बेचने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए आना जाना पड़ता है, लेकिन एक ठो टेम्पू चलता है, पता नहीं कब आएगा जाएगा, कोई पता नहीं। लेकिन ये बस आपके गांव गांव घूमेगा और उसका लोगों का आवागमन को ध्यान में रखते हुए उसका समय समय का आकलन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो वहां पर और बसें बढ़ाई जाएंगी, ताकि दिन और रात आपको आने जाने में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आप लोगों के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं।
पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालय हमने बनाया। आपके जिले में 3-3 उत्कृष्ट विद्यालय बने हैं। जो जिला स्कूल को भी उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है। स्कॉट उच्च विद्यालय को भी बनाया गया है। केजीबीपी सदर भी बना है और ताजनगर में भी एक उत्कृष्ट विद्यालय बना है। और तो और जो कल्याण विभाग के हॉस्टल थे, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज हॉस्टल हो, बनने के बाद कभी भी उसमें चूना पुचौड़ा नहीं हुआ। आज हमने इस राज्य के जितने कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं, सभी हॉस्टल को बनाने का निर्णय लिया और आपके जिले में 60 कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं, जिसमें 40 हॉस्टल बनकर के तैयार भी हो गया। और अभी उन हॉस्टलों में आने वाला समय हम योजना तैयार कर रहे हैं। उन हॉस्टलों में हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी देंगे, हॉस्टल में रसोइया भी देंगे और बच्चों के लिए खाने का व्यवस्था भी करेंगे। आप घर से आपको दाल चावल लाने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ताकि आने वाला समय में इस राज्य के माथे में जो पिछड़ापन लिख दिया है, गरीबी लिख दिया है, उसको हम लोग मजबूती से मिटा पाए। और ये काम हमारी आने वाली पीढ़ी को तभी कर पाएगी जब इसको हम ताकत देंगे। 20 वर्षों में तो इस राज्य को इन लोगों ने कमजोर कर दिया। आज निश्चित रूप से कई बातें हैं। आज इन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। 20 वर्ष में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। हम लोग 4 साल के अंदर में, मात्र 4 साल में 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम। जब यहां आम दिना था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, उस समय इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के मरा। और ये डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य के गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया और इसका नतीजा इस राज्य पे लोग भूख से मरने लगे। हम लोगों ने सरकार बनाया और सरकार बनने के बाद 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आप लोग के बीच में बांटने का काम किया, गरीबों के बीच, और उससे राशन उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और उन सभी को हम बताना चाहें, जितना भी राशन कार्ड धारी है, कि अब राशन जितना आपको मिल रहा है, अब राशन में आने वाला समय में हमने मोहर लगा दिया है कि 1 किलो दाल भी हम अब गरीबों को फ्री में देंगे। तो कई क्या ना देखो, नाम आया है विदेश में पढ़ने वाला बच्चा लोग का। एक स्तुति होरो है गुआ की, आकांक्षा बालमुचू है चायबासा की, निधि किस्पुट्टा पता नहीं किधर का है, अभी नहीं बता पाया, और कामेश्वर मुर्मू है, जिसको हम विदेश में पढ़ा रहे हैं और करोड़ों रुपया सरकार उस पर खर्च कर रही है। और कई लोगों को तो वहीं नौकरी मिल गया, कुछ लोग वापस भी आ गए। तो निश्चित रूप से हमारे इस चायबासा तो वीर शहीदों का है। हमारे यहाँ के पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों का
निरंतर शोषण करते रहे और इनके विरुद्ध हमारे आदिवासी भाइयों ने डटकर मुकाबला किया। आज हमारा वो आदिवासी नौजवान जिन अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, आज उन अंग्रेजों के बच्चे के साथ हमारा आदिवासी बच्चा बगल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ रहा है। सोचिए क्या नजारा होगा। जो कभी हमको दरवाजे में नहीं घुसने देता था, आज उसके छाती पर बैठ करके, उसके देश के छाती पर बैठ करके हम पढ़ रहे हैं। हमारा नौजवान पढ़ रहा है, चाईबासा का जवान गया है और ना जाने और कितने जाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। हमारे किसान भाई भगवान भरोसे जी रहा है। आज मौसम ऐसा बदल रहा है कि समय पर बारिश नहीं तो अनाज भी खेत में नहीं। इसीलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ताकि खेत में सिर्फ धान ही नहीं हो सकता है, सिर्फ सब्जी ही नहीं हो सकता है, सिर्फ गेहूं ही नहीं हो सकता है। खेत में कई और चीजें हो सकती है, जिसके माध्यम से हमारे किसान की आमदनी भी बढ़ सकती है और खेती बाड़ी से भी जुड़ा रह सकता है। इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लगाया। आप और भी अन्य फलदार पेड़ लगाएं, जिसके माध्यम से अगर एक मौसम में हमें धोखा मिला तो दूसरा बागवानी से, दूसरा पेड़ से हमको उसका लाभ मिल सके। गाय गोरू बकरी पालना हमारा पेशा रहा है, हमारे पूर्वजों का ये संपत्ति रहा है। उस संपत्ति को बढ़ाइए। आज हमारे राज्य में मांस, मछली, मुर्गा, अंडा दूसरे राज्यों से आकर के बिकता है। आंध्रा से लोग ला करके बेचते हैं, बंगाल से लोग ला करके बेचते हैं। तो हम ही क्यों नहीं जानवर पाल करके बाजार में बेचें? क्या खराबी है? बाप दादा लोग तो बेचता था, वही उनकी संपत्ति थी। और किसानों को हम बता दें, पहले का अनुभव जो मुझे पशुधन का रहा है बहुत बुरा रहा है, और हमको लगता है इसीलिए भी हमारा गांव का लोग पशुधन से कतराने लगा है कि पहले जो जानवर मिलता था वो बीमारू जानवर मिलता था। गाय, बकरी, मुर्गी जो भी, कोई 6 महीना में मर जाए, कोई 15 दिन में मर जाए, कोई साल भर में मर जाए, और उस पर जो मेहनत किसान करता है फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन अब जो किसान को जानवर मिलेगा, जो पशु मिलेगा, वो पशु बीमाकृत पशु मिलेगा। उसका बीमा होगा और गलती से कोई जानवर मर गया तो वो जानवर का पूरा पैसा अब आपको बीमा कंपनी देगी। डीसी साहब का है। बहुत सारी अब एक सामान लाने हम भूल गए। अभी इस कार्यक्रम के दौरान योजनाओं के लिए हम लोगों ने कुछ किताबें बनाई हैं। अलग अलग योजनाओं के अलग अलग विभाग के हमारे छात्र छात्राओं को हम बताना चाहेंगे। वो किताब को हम स्कूलों में भी भेजेंगे, आपके लाइब्रेरी में भी रहेगा। आज भी हमारे गांव देहात में माँ बाप लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है बेटा।
तुम लोग पहले पीढ़ी हो, हम लोग पहली पीढ़ी है जो थोड़ा बहुत आगे निकले हैं। आज उन किताबों को भी आप लोग पढ़िए और सरकार माँ बाप के लिए क्या बना रहा है, अपने भाइयों के लिए क्या बना रहा है, खेती बाड़ी करने के लिए क्या बना रहा है, वो आप लोग पढ़ करके अपने माँ बाप को बताइएगा कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। आप जाकर के वो योजना लीजिए। आज भी देखते हैं कि स्टॉलों में, जहां वृद्धा पेंशन का स्टॉल है, वहां पर लोग पहुंच जाता है राशन कार्ड बनाने के लिए। जहां राशन कार्ड बनाने का काउंटर है, वहां दीदी बाड़ी योजना लेने के लिए चला जाता है। कम पढ़ा लिखा है बेचारा, ये उसका गलती नहीं है। हमें किसी ने राह नहीं दिखाया, बल्कि राह से भटकने के लिए हर काम किया। आज इसीलिए हमने हर तरीके से गांव की जड़ को मजबूत और हरा करने का प्रयास किया है। हमारे उन माँ बाप को आप लोग मदद करें और वो किताब के माध्यम से जानकारी लें कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है और किस तरीके से आपको वो काम करना है। सभी चीजें ब्यौरा उसके अंदर रहेगा। हर इंसान का रोटी, कपड़ा और मकान जरूरत होती है। पिछले सरकारों ने तो रोटी छीन ही लिया, 11 लाख राशन कार्ड डिलीट करके उसको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया। आवास को लेकर अभी हमारे विपक्ष के लोग कुछ दिन तक लगातार व्हाट्सएप, फेसबुक में चला रहे थे कि संथाल परगना में सुंदर पहाड़ी में पहाड़िया लोग को कालाजार, मलेरिया से बीमारी हो रही है और मर रहे हैं। और वास्तव में मरे हैं, क्योंकि ये जो कालाजार जैसी बीमारी है, ये अमीरों को नहीं होता है, ये गरीबों की बीमारी है। जिसका घर टूटा भांगा है, जिसका घर झोपड़ी है, गंदा है, उसी के घर में ये बीमारी आती है। और इस राज्य में गरीब इतना अधिक है और सब राज्य से बहुत अधिक गरीब लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने केंद्र सरकार में हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा कि गरीबों के लिए आवास दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। उन लोगों ने हमें गरीबों को आवास देने के लिए इनकार कर दिया। फिर हमने सोचा तब तो ऐसे ही लोग मर जाएगा भाई। फिर हमें पूरा अपना बही खाता देखना पड़ा कि क्या कर सकते हैं इस विषय पर। फिर हम लोगों ने बड़े ताकत के साथ एक ऐसा निर्णय लिया है जिस निर्णय को लेने के लिए हिम्मत और कलेजा चाहिए। और आज आपकी पूरी सरकार और आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद के बदौलत हमें वो ताकत मिला कि आज हमने आबुआ आवास योजना का हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। और वो आबुआ आवास, ये देखो किताब भी आ गया। इस टाइप का किताब 5-6 किताब आप लोगों के स्कूल कॉलेजों में, लाइब्रेरी में जाएगा। आप पढ़ करके अपने माँ बाप को जरूर बताएं। अभी बेचारा कहीं से लेके आया, हम तो खुद लेके घूम रहे थे, लेकिन अभी आज छूट गया। लेकिन ये हर जिला में, अब ये स्कूल में भी जाएगा। तो हम कह रहे थे कि आबुआ आवास, अभी तो हम लोग 8 लाख लोगों को चिन्हित करके रखे थे कि 8 लाख लोगों को आवास देना है, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपया का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जब शिविर लगा तो जिस तरीके से आवेदन आ रहे हैं, हमको तो लगता है कि 8 लाख नहीं 10-12 लाख चला जाएगा। लेकिन हम सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहते हैं, मैं हर हाल में हर गरीब को आवास दूंगा,
चाहे वो 8 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, और पैसा हमें जुटाना पड़े, जुटा करके हर गरीब को एक ऐसा आवास देंगे जो पहले दिल्ली वाला सरकार 2 कमरे का आवास देता है और 1.25 लाख का आवास मिलता है, 1,30,35,000 रुपए का, 1.5 लाख का कितना, वो 2 कमरे का आवास देता है। लेकिन मैं आपको 3 कमरे का आवास देने के लिए हमने योजना बनाया। तो कई चीजें हम लोग पेंशन का बात किए, उड़ीसा चले जाइए, बगल में है, पहाड़ पार करके जाके देखो उड़ीसा में कितना पेंशन मिलता है। पेंशन 500 टका मिलता है। थोड़ा इधर वाला पहाड़ पार करके देखो, छत्तीसगढ़ में 350 टका पेंशन मिलता है। लेकिन आपकी ये सरकार गरीबों को 1000 टका पेंशन देता है। तो कई ऐसी चीजें हैं। और अभी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियों का लगातार विज्ञापन आ रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमारे षड्यंत्रकारी लोग हमारे कानून बनाने में और कई कार्य करने में लगातार अड़ंगा डालने में लगे हुए हैं। तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। हम 32 आधारित कानून लाना चाहते हैं नौकरियों पर, कोर्ट कचहरी कर देता है। कहीं गवर्नर हाउस में जाकर के महामहिम को कानाफूसी करके उस बिल को, उस कानून को वापस कर देता है। हमारा सोच था और है कि तीसरा और चौथा क्लास का जितना भी नौकरी हो, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को ही मिले। लेकिन ये कानून ही नहीं बनाने देते। कानून बनाते हैं तो ये दिमाग से इतने मजबूत हैं, पैसा कौड़ी से तो मजबूत है ही है। पढ़े लिखे लोग भी उनके पास है, विद्वान बड़ा बड़ा है, वकील है, जज है इनका। हम लोगों का कितना आदिवासी जज है, कितना बढ़िया बड़ा बड़ा आदिवासी वकील है, कोई नहीं बता सकता। इस बार पहली बार एक महिला आदिवासी को हमने जज के लिए रिकमेंड किया है, पहली बार। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जज में भी नियुक्ति में हमारे आदिवासी भाई लोग होना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो हम लोग को बहुत ढूंढने के बाद एक महिला मिली, तो उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आशा उम्मीद है कि उनको जगह मिलना भी चाहिए। तो अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है, बातें बहुत है। आपके इस जिले के लिए भी कई सारी चीजें हैं। यहाँ हमारे मानकी मुंडा साहब भी उपस्थित हैं। कई आप लोगों को भी मांगे हैं। निश्चित रूप से इस राज्य के हर व्यक्ति पर हमारी नजर है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला। हम उसको भी खोज कर, ढूंढ कर निकालना चाहते हैं, ताकि कोई इस राज्य का व्यक्ति सरकार की नजरों से ना बचे, सरकार की योजनाओं से ना बचे। और यहां ऐसे भी कुछ लोग हैं इस राज्य में, आज सरकार की योजनाओं के माध्यम से कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिस घर में पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और तो और वो बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्री बाई फुले का योजना मिल रहा।
आज हमारे मानकी मुंडा गुड़ित लोगों का मानदेय उनदे का भी विषय है, हमारी उस पर भी नजर है। आप लोगों का यहाँ कुमारडूंगी प्रखंड में जो एक मात्र डिग्री कॉलेज है, उसमें भाषा का शिक्षक की मांग हो रही है। मैं आश्वस्त करता हूं इस विषय पर कि आपके इस प्रखंड में, इस डिग्री कॉलेज में किस तरीके से शिक्षक बहाल हो, अविलंब इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका यहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ इलाका है हम लोगों का, खूंटी में तो भरा हुआ है पर्यटक स्थल। आपके इस जिले से भी कई जगह ये किरीबुरु, नक्ती धाम जैसे जगह को पर्यटक स्थल में विकसित करने का प्रपोजल बना है। और अभी हमें पता चला है कि यहाँ आपका बगल में ही तोरलो जलाशय है, उसको भी आप लोग पर्यटक स्थल के रूप में चाहते हैं। हमने जिला को कहा है कि अविलंब इस पर आप हमें प्रपोजल बना के भेजें, ताकि यहाँ पर हम लोग एक पर्यटक स्थल लें और यहाँ सैलानियों का आना जाना और दार्शनिक स्थल बने और इससे ये रोजगार सृजन के मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो बातें बहुत है, आप यहाँ आए हैं बहुत दूरों से, दूर जगह से। यहाँ बहुत सारी योजनाओं का स्टॉल लगा है, इन स्टॉलों में जाके जाएं, सभी योजनाएं आपके लिए हैं। और गांव हमारा मुख्य फोकस है। ये राज्य के माथे से जो पिछड़ापन का कलंक मिटाना है, तो हर हाल में गांव को मजबूत करना है। गांव नहीं मजबूत होगा तो राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। और ये युवा राज्य अगले 25 साल के अंदर हम इतना ताकत भरना चाहते हैं और इसके लिए दिन रात प्रयासरत हैं हम लोग। गांव गांव, पंचायत पंचायत जा रहे हैं और खोज कर लोगों को मदद और सहायता दी जा रही है। आपके इस जिले में बहुत सारी योजनाएं हम लोग लगातार दे रहे हैं। ग्रामीण सड़क लगभग 800 करोड़ रुपया का पैसा से 800 करोड़ रुपया लगेगा, जिससे 1017 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। अब कोई गांव नहीं बचेगा बिना सड़क। और तो और पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़क अलग होता है, पथ निर्माण सड़क अलग विभाग होता है। पथ निर्माण सड़क विभाग से भी लगभग 750 करोड़ रुपया से 405 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। और आपका यहाँ सिंचाई के लिए भी 190 करोड़ से सिंचाई के लिए भी कई योजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिससे खेती बाड़ी में लगभग 40-50 हजार एकड़ जमीन में खेती बाड़ी का भी तेजी से काम चलेगा। तो बातें बहुत है, मैं चाहता हूं अपनी बातों को यहीं विराम दूं। अभी आप और भी कार्यक्रमों के माध्यम से कई योजनाओं की जानकारी लेंगे। यहाँ कई लोगों का शिलान्यास, उद्घाटन भी अभी है, परिसंपत्ति वितरण का भी कार्यक्रम है, ठंडा का समय भी है, जल्दी सूर्यास्त भी होता है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों से विदा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने लोग आए, आप सब लोगों को फिर से मेरी ओर से जोहार। बिल्कुल ऐसे ही जोरदार तालियों के साथ आभार और धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो खुशियों का कारवां चल पड़ा है, ये अभी कम नहीं होने वाला है। कई कल्याणकारी योजनाएं लगातार हमारे बीच हैं और हम सब उनका लाभ उठा रहे हैं। और अभी वो समय आ गया है, वो यादगार पल हमारे सामने है, बेशकीमती लम्हा, जब
कई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूंगी, आज के इस यादगार मौके पर, शुभ अवसर पर कुल 507 करोड़ 75 लाख रुपए की 231 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास सामने रखे स्विच दबाकर करें। दोनों स्विच, एक और योजनाओं का उद्घाटन और एक और शिलान्यास। और आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। 422 करोड़ 11 लाख 5,021 रुपए के 137 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और 94 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जिसकी राशि 85 करोड़ 64 लाख 80,407 रुपए है। एक बार जोरदार तालियां ये सौगात हमें देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। ये कल्याणकारी योजनाएं, कई योजनाएं जिनका उद्घाटन और कई का शिलान्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब जैसे कि यहाँ बहुत सारे लाभुक हैं, हर जिले में, हर पंचायत में इस तरह के शिविर लग रहे हैं और वहां से हम कनेक्ट भी कर रहे हैं। वहां जी हैं। हम लोग अभी, हमने पहले भी कहा कि ये शिविर सिर्फ यही नहीं और भी पूरे राज्य में चल रहा है। तो अभी हम लोगों के सदर प्रखंड में, सदर में कुर्सी पंचायत में शिविर लगा हुआ है। हम लोग वहां के लोगों से बात करते हैं। हाँ बताइए जी, जोहार। कौन है? जी आवाज आ जोहार। रही है हमारी? जोहार जी, आवाज आ रही है। जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नीरज देवगम, कुर्सी पंचायत मुखिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारे इस कुर्सी पंचायत के द्वारा आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मुखिया जी, हमारे हम जी, लोग आप पूरा भीड़ में नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी पीछे पूरा हाँ। भरा हुआ है जनता, अच्छा ठीक है। पूरा आपको जनता भरी हुई है और हजारों जनताओं के आपका स्वागत और धन्यवाद करते हैं पुनः। और हमारे बहुत बहुत बीच धन्यवाद। जो योजना से जो जुड़े हुए लाभुक हैं, उन सभी आपसे बात करने के लिए इच्छुक है। मैं लाभुक को दूंगा, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। जरा सा कैमरा वाला जरा दिखाइए तो और लोग कैसे हैं वहां पर आपका ये में शिविर दिखाइए। ये देखो, बाप रे बाप, बहुत बढ़िया, ताली। अच्छा, बहुत सारे लोग वहां भी हैं। सभी लोगों को हमारी ओर से जोहार। यहाँ मंझारी में हम लोग हैं और आप लोग कुर्सी पंचायत में हैं। चलिए लाभुक कन को दीजिए, माइक दीजिए। क्या? जोहार मुख्यमंत्री सर जी, मेरा नाम वर्षालम है। हाँ, जोहार जोहार बेटा, बताओ। मेरा नाम वर्षालम है, मैं कुर्सी पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं +2 जिला स्कूल चाईवासा की 12वीं की छात्रा हूँ। मुझे सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिला है, 5,000 मिला है। मैं इससे कॉपी किताब खरीद कर पढ़ाई कर रही हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे ओर से जोहार। मेरा नाम है बसंती मुदुया, मैं कुर्सी पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं मंगला रूंटा +2 विद्यालय क्लास 12 में कॉमर्स लेके पढ़ रही हूँ। जो मैं 12 के बाद सीए करना चाहती हूँ, जिसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। जो सरकार की योजना जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो है, उससे मैं लाभ लेना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने सपनों बहुत को बढ़िया, साकार बहुत करने बढ़िया। पाऊँ। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। तो बहुत बढ़िया, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। अच्छा, तुमको साइकिल का पैसा मिला? बेटा जरा बताओ, तुमको साइकिल का पैसा मिला? जी, कितना मिला? 4,500। 4,500। जी इससे पहले लोग 3,500 रुपया देता था।
आज सरकार 4,500 रुपया, वो भी कोरोना में जब स्कूल आप नहीं गए थे उस समय का भी पैसा आपको जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया। पढ़ाई क्या बनोगे पढ़ के? सीए करना चाहती हूँ। सीए? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिसाब किताब बहुत बढ़िया। थैंक यू। ताली होना चाहिए। जोहार मुख्यमंत्री जी सर, मेरा नाम सुकुमती मुंदुया है। मैं कुर्सी पंचायत की रहने वाली हूँ। हाँ बेटा बताओ, तुमको क्या मिला लाभ बताओ। मंगलाल रुंटा +2 उचित विद्यालय में पढ़ती हूँ। क्लास 9 की छात्र हूँ। मुझे साइकिल मिला है, उससे मैं आना जाना करती हूँ। चलो ठीक है, बहुत इसके बढ़िया, लिए बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बढ़िया। जरा यहाँ का कैमरा वाला, हमारे यहाँ बच्चियां आई है, इनको भी जरा दिखाओ, उनको कुर्सी पंचायत के लोगों को देखो। यहाँ पर भी बच्चियां आई हुई है, जरा अपना दिखाओ बेटा। देखो कैमरा तरफ इधर। हाथ उठा के दिखाइए आप लोग। अपना तख्ती दिखाओ, तुम लोगों को क्या मिला दिखाइए, अपने अपने प्रमाण पत्र ऊपर ये दिखाइए। देखो। आप कुर्सी पंचायत की बेटिया के पास हाथ में भी बहुत कुछ है, देखो। चलो बहुत बढ़िया। जी हाँ मुखिया जी, और कौन है साथ में आपके? जोहार मुख्यमंत्री। जोहार मैं- जोहार जोहार। मैं कुर्सी पंचायत का रहने वाली हूँ। मेरा नाम है मुन्नी देवी। मैं कुर्सी पंचायत का रहने वाली हूँ। मैं अबू आवास के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुंडा मन की मुखिया द्वारा मुझे सूचित मिला है, उसी के लिए मैं आई हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपको पेंशन मिलता है? जी हाँ। पेंशन मिल रहा है? जी हाँ। आप कितना तारीख को मिलता है ये भी बताइए तो जरा। सर तारीख तो मालूम नहीं, हम लोग 5, 6, 7 तारीख को उठाते हैं पेमेंट। हाँ 5 तारीख को आपको एडवांस में पैसा मिलता है। जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जो सरकार के के द्वारा जो क्षेत्र में जो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम हो रही है, इसमें गरीब जनताओं को बहुत सारे लाभ मिल रही है। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और जितने भी वंचित है, आपके अबुआ आवास और जितने भी इत्यादि जो सावित्रीबाई फूलो, उसके बाद सर्वजन पेंशन के माध्यम से हम लोगों ने मुखिया जी एक और विषय है, हम भी अभी मंच में बोलने भूल गए, आप लोग सभी सुन रहे होंगे, यहाँ भी सुन रहे हैं जी। अब आवाज तो हम लोग शुरू किए हैं, जी। एक और कार्यक्रम चल रहा है, अबुआ बीर अबुआ दिसोम। अबुआ बीर अबुआ दिसोम, ठीक है सर। उसमें पट्टा मिलेगा सबको, ठीक है सर, है ना। और ठीक है। पट्टा जितना हो सके बढ़िया से, जितना जमीन हो, ये 1 डिसमिल आधा डिसमिल वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पूरा होगा, जो गाइडलाइन होगा उस हिसाब से पूरा क्षेत्र में जनता। और बिरसा हरित ग्राम योजना जी, हम लोग वन पट्टा भी देंगे, सामूहिक वन पट्टा, व्यक्तिगत वन पट्टा देंगे, जो जंगल का भी, अगर कोई आसपास जंगल है, जंगल का जमीन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसमें भी वृक्षारोपण के लिए हम लोग पट्टा देंगे। और जब तक पेड़ रहेगा उस जमीन का मालिक वही रहेगा। जी सर, थैंक यू। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सीधे संवाद स्थापित कर बहुत सारी जानकारियां सभी तक पहुंचाने के लिए। और आज का ये अभूतपूर्व पल फिर से एक बार, जब परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है। आपको बता दें आज कुल
8,12,332 लाभुकों के बीच 116,42,36,090 रुपए की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। सांकेतिक रूप से इस समय कुछ के बीच निवेदन है मैं करती हूं। सबसे पहले गीता हांसदा, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक गीता हांसदा। इनके बाद तालियां होती रहे। पूर्णिमा देवी, सर्वजन पेंशन योजना, निराश्रित महिला सम्मान पेंशन के लिए पूर्णिमा देवी, तालियां होती रहे। इनके बाद ट्रैक्टर वितरण के लिए प्रभु सहायपुर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इसी योजना के तहत साइकिल वितरण धानी सोरेन। इनके बाद 2 गाय वितरण के लिए लाभुक आएंगी गीता कुई। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत नियुक्ति पत्र रानी कच्छप, राली कच्छप। श्री सुदर्शन तीयू, मनरेगा नियुक्ति पत्र। श्री सुदर्शन तीयू, मनरेगा नियुक्ति पत्र। बैंक लिंकेज के लिए लाभुक आएंगे महिला सशक्तिकरण के लिए रीना कुमारी गौड़ और सोनिया बिरुआ। इनके बाद आएंगे फागू मार्डी, कृषि यंत्र प्रदान किया जा रहा है 2 HP का पंप सेट का वितरण फागू मार्डी जी को इस बार। फागू मार्डी। मोबाइल वितरण के लिए कृषक पुरस्कार के अंतर्गत तुलसीनाथ बिरुआ आएंगे। तुलसीनाथ बिरुआ, कृषक पुरस्कार मोबाइल वितरण। तुलसी बिरुआ, चना दाल वितरण योजना। श्री बुधन सिंह सिरका, नियुक्ति पत्र वितरण। कृषि उपकरण बैंक वितरण के तहत कृषि यंत्र वितरण नितिमा कोई और पार्वती देवी। तालियां जोरदार हो। इनके बाद निःशुल्क कंबल वितरण के लिए लाभुक आएंगी श्रीमती सोमवरी पूर्ति और श्रीमती पालो बिरुआ। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच परिसंपत्ति का वितरण इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण मौजूद। जोरदार तालियां हो। सांकेतिक रूप से इस समय निःशुल्क कंबल वितरण, और इसके लिए मैं अब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। परिसंपत्तियों के वितरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार और धन्यवाद दे। और अब आज के इस अवसर की, जब ये यादगार शिविर में हम सभी हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये तीसरा चरण चाईबासा के इस वीर भूमि पर आज के
अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे और स्मृति चिन्ह के लिए मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। जोरदार तालियां। स्मृति चिन्ह विधायक महोदय ने दिया है और अब उपायुक्त महोदय ये अबुआ आवास को जोड़ते हुए ये स्मृति चिन्ह तैयार की गई है। तालियां आपकी ओर से हो। स्मृति चिन्ह बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी हमारे बीच आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपायुक्त महोदय सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती जोबा मांझी मैम, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से होती रहे। माननीय विधायक श्री दीपक बिरुआ जी हमारे बीच स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। श्री नीरल पूर्ति जी, माननीय विधायक, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से होती रहे। श्री सुखराम उराव जी हमारे बीच, माननीय विधायक महोदय, आपको स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंकू जी हमारे बीच, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय कुमार चौबे सर, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा महोदया, आपको स्मृति चिन्ह आज के अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच आयुक्त कोल्हान सर हैं, आपको स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। साथ ही डीआईजी सर श्री अजय लिंडा सर हमारे बीच, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहे, ये स्मृति चिन्ह आप सबको हम प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गूंज भी होनी चाहिए। और इन्हीं तालियों के बीच धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। आपकी उपस्थिति ने, आपके आशीर्वचनों ने निसंदेह हम सबका हौसला बुलंद किया है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः एक बार धन्यवाद दें आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं सभी, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं सभी। जोरदार तालियों के साथ ये खुशियां आपके समक्ष, और इन्हीं खुशियों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगण का, माननीय विधायक गणों का, हमारे बीच सभी सम्मानित अतिथि गणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस अवसर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस विशेष शिविर में चाईबासा की भूमि पर आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप So we are going to have 7 temples here. In this area, just outside Perkota, there will be separate temples, not together.
7 separate temples will be built कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है। हम तो 1000 ईयर्स का टेम्पल बना रहे हैं। 3500 लेबर is working day and night. People of my generation, even your generation, younger generation, and many generations who have gone, they never ever thought that the Ram temple will be a reality. Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. The first Land Acquisition Act, it was implemented with the advice, aid and advice of ministers and myself. But the beauty of this Prime Minister is, when I went to tell him that please do not issue the third ordinance on this matter, he looked at me. He said, "You are telling me?" Not even once he would use the word, "You guys are responsible." He takes the full responsibility for what happens. His speech on my farewell, I couldn't believe. I was in tears. The cabinet ministers and secretaries to the government who were invited, they couldn't believe. Prime Minister spoke for 45 minutes and he spoke only about me. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing, and sharing with people who you think will benefit from these conversations. My guest today has been entrusted with the task of completing the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Mr. Nripendra Mishra is one of the most experienced bureaucrats of our times. He was Principal Secretary in the Prime Minister's office from 2014 to 2019. In the second term of Prime Minister Modi, when Mr. Mishra asked that he be relieved of his duties in the PMO, the Prime Minister accepted his resignation and tweeted, "Nripendra Mishra is among the most outstanding officers who has a great grasp of public policy and administration. When I was new to Delhi in 2014, he taught me a lot and his guidance remains extremely valuable." Unquote. Mr. Mishra couldn't really hang up his boots because he was soon appointed as the chairman of the Executive Council of the Nehru Memorial Museum and Library, and then as chairman of the Ayodhya Ram Mandir Construction Committee. So let's get chatting with the man himself who's entrusted with this task. He has to complete the construction of the Ram Temple by January 2024. Mr. Mishra, thank you so much for being part of the podcast. I'm delighted that you could find the time and come to the studio here because I know that the deadlines are really sharp with the Pran Pratishtha to happen in January 2024. So I'm guessing that your work is like literally 24/7 to keep an eye on everything. But before I begin to ask you about the timelines and the construction process, one question which, for our overseas viewers and for our young viewers who are not very aware, would I say, of what it means to install a deity, what it means to do a Pran Pratishtha. It's not just bringing a deity and keeping there. What does the process mean? I know neither you nor